एक डॉक्टर का अनोखा संतत्व। डॉक्टर कोटनिस की अमर कीर्ति। क्या आप जानते हैं कि भारत के एक युवा डॉक्टर को चीन में लगभग भगवान की तरह पूजा जाता है? यह डॉक्टर द्वारकानाथ शांताराम कोटनिस की अद्भुत कहानी है। आज अपने देश में शायद उनका नाम उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना विशाल चीन में। वहां उनकी स्मृति को संजोकर रखा गया है। उनके सम्मान में मूर्तियां हैं, स्कूल और अस्पताल उनके नाम पर हैं। उनके निधन के दशकों बाद भी यह अमर कीर्ति उनके प्रभाव के बारे में बहुत कुछ कहती है। ये सीमाओं से परे सेवा के लिए समर्पित जीवन का प्रमाण है। डॉक्टर कोटनिस निस्वार्थ समर्पण के प्रतीक बन गए। उन्होंने भारत के महाराष्ट्र के शोलापुर से युद्धग्रस्त उत्तरी चीन की यात्रा की। वे एक सैनिक के रूप में नहीं बल्कि एक चिकित्सक के रूप में गए। चीनी लोग उन्हें प्यार से के दी हुआ कहते थे। ये नाम उनकी सामूहिक स्मृति में अंकित है। स्कूली बच्चों को उनकी कहानी पढ़ाई जाती है। ये करुणा, साहस और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की कहानी है। कुछ ही विदेशियों ने चीनी दिलों में इतना स्थायी स्थान पाया है। उनकी कहानी वाकई असाधारण है। कल्पना कीजिए, ऐसा समय जब वैश्विक संघर्षों ने राष्ट्रों को बदल दिया। इस युग में डॉक्टर कोटनिस ने मानवतावाद का रास्ता चुना। उन्होंने एक ऐसे देश में कदम रखा जो क्रूर युद्ध में घिरा हुआ था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के भारी कठिनाइयों का सामना किया। उनका प्राथमिक लक्ष्य दुखों को कम करना था। उन्होंने घायल सैनिकों और नागरिकों का समान रूप से इलाज किया। उनका समर्पण असीम था। उन्होंने अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में अथक परिश्रम किया। इसी प्रतिबद्धता ने उनके महान व्यक्तित्व की नींव रखी। चीन में डॉक्टर कोटनिस के प्रति श्रद्धा गहरी है। ये केवल चिकित्सा सहायता के लिए प्रशंसा से कहीं आगे जाती है। यह सहानुभूति और त्याग जैसे गहरे मानवीय मूल्यों को छूती है। वे उनके अपने बन गए, उनके संघर्षों और उनकी आशाओं को साझा करते हुए। उन्होंने उनकी भाषा सीखी और उनके उद्देश्य को अपनाया। ये भारतीय डॉक्टर दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच दोस्ती का प्रतीक बन गया। उनकी विरासत आज भी प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति में कितनी ताकत होती है जो बदलाव ला सकता है। 1930 का दशक चीन के लिए एक काला दौर था। दूसरा चीन जापान युद्ध 1937 में शुरू हुआ था। यह एक क्रूर संघर्ष था। शाही जापान ने अपने पड़ोसी देश पर पूरी तरह से हमला कर दिया। जापानी सेना तकनीकी रूप से बेहतर थी। उन्होंने जल्दी ही पूर्वी चीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। शंघाई और नानजिंग जैसे प्रमुख शहर उनके हाथों में आ गए। नानकिंग नरसंहार, एक भयानक घटना, ने दुनिया को जापानी क्रूरता की हद दिखाई। लाखों चीनी नागरिक बेघर हो गए और भी कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। जापानी आक्रमण से पहले ही चीन एक विभाजित राष्ट्र था। chiang kai-shek के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में थी। हालांकि उन्हें माओ त्से-तुंग के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट ताकतों के साथ आंतरिक संघर्ष का भी सामना करना पड़ा। कुछ समय के लिए इन दोनों गुटों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया। उनका उद्देश्य साझा जापानी दुश्मन का विरोध करना था, लेकिन उनका सहयोग अक्सर संदेह से भरा रहता था। इसके बावजूद चीनी लोगों में प्रतिरोध की भावना प्रबल थी। उन्होंने एक दुर्जय आक्रमणकारी के खिलाफ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया शुरू में मौन थी। कई पश्चिमी ताकतें यूरोप में नाजीवाद के बढ़ते खतरे में व्यस्त थी। जापानी आक्रमण को रोकने में राष्ट्र संघ अप्रभावी साबित हुआ। चीन अपने संघर्ष में काफी हद तक अकेला महसूस कर रहा था। हालांकि कुछ राष्ट्रों और व्यक्तियों ने समर्थन की पेशकश की। खुद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन भारत ने चीन के साथ एकजुटता की भावना महसूस की। दोनों राष्ट्र प्राचीन सभ्यताएं थे। दोनों शाही शक्तियों के प्रभुत्व वाली दुनिया में स्वतंत्रता और सम्मान के लिए प्रयास कर रहे थे। यही वह गंभीर पृष्ठभूमि थी जिसके खिलाफ डॉक्टर कोटनिस ने अपना महत्वपूर्ण निर्णय लिया। चीन में युद्ध केवल एक दूर का संघर्ष नहीं था। यह बहुत बड़े पैमाने पर एक मानवीय संकट था। चिकित्सा आपूर्ति कम थी। प्रशिक्षित डॉक्टरों की सख्त जरूरत थी, खासकर प्रतिरोध अड्डों में। जापानी सेना अक्सर अस्पतालों और चिकित्सा कर्मियों को निशाना बनाती थी। देखभाल प्रदान करने की स्थितियां बेहद खतरनाक थीं। फिर भी चिकित्सकों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक थी। चीन लहूलुहान हो रहा था और दुनिया धीरे धीरे इस पर ध्यान देने लगी थी। चीन में जापान के आक्रमण की खबर भारत पहुंची। इसने सहानुभूति और एकजुटता की भावनाओं को जगाया। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने चीन के संघर्ष को समझा। उन्होंने इसे ब्रिटिश शासन से भारत की अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के समान देखा। जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग चीन के समर्थन में मुखर थे। उन्होंने जापानी आक्रमण की निंदा की। वे साम्राज्यवाद के खिलाफ एशियाई एकता में विश्वास करते थे।
इस भावना ने जरूरत की घड़ी में चीनी लोगों को ठोस सहायता प्रदान करने की इच्छा को जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेतृत्व संभाला। 1938 में उन्होंने चीन में एक चिकित्सा मिशन भेजने का फैसला किया। यह एक महत्वपूर्ण संकेत था। भारत खुद एक धनी राष्ट्र नहीं था, यह अभी भी औपनिवेशिक प्रशासन के अधीन था। फिर भी अंतर्राष्ट्रीयता की भावना प्रबल थी। मिशन का उद्देश्य एकजुटता का प्रतीक था। इसका मतलब यह दिखाना था कि भारत आक्रमण के खिलाफ चीन के साथ खड़ा है। धन जुटाया गया। इस मानवीय प्रयास में शामिल होने के लिए स्वयंसेवी डॉक्टरों का आह्वान किया गया। यह मानवता की सेवा का आह्वान था। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस शोलापुर के एक युवा आदर्शवादी डॉक्टर थे। वह अपने 30वें दशक के आखिर में थे। भारत में उनके सामने एक आशाजनक चिकित्सा करियर था। हालांकि वह चीनी लोगों की दुर्दशा से बहुत व्यथित थे। उन्होंने मदद के लिए अपने कौशल का उपयोग करने की एक मजबूत इच्छा महसूस की। उन्होंने चिकित्सा मिशन के लिए स्वेच्छा से काम किया। उनका परिवार शुरू में झिझक रहा था। यात्रा लंबी और खतरनाक थी। मंजिल एक युद्ध क्षेत्र था, लेकिन डॉ कोटनिस दृढ़ थे। मानवीय सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी। भारतीय चिकित्सा मिशन में 5 डॉक्टर शामिल थे। डॉ एम अटल नेता थे। अन्य सदस्य डॉक्टर एम चोलकर, डॉक्टर वी के बसु, डॉक्टर डी मुखर्जी और स्वयं डॉक्टर कोटनिस थे। वे सितंबर 1938 में बॉम्बे से रवाना हुए। उनका मिशन स्पष्ट था, चीनी सेना और नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना। वे अपने साथ चिकित्सा आपूर्ति और भारतीय लोगों की सद्भावना लेकर गए थे। उनकी यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, यह एक राष्ट्र के अस्तित्व के संघर्ष के केंद्र में एक यात्रा थी। अग्रिम पंक्ति तक भारतीय चिकित्सा मिशन की यात्रा कठिन थी। हांगकांग पहुंचने के बाद उन्होंने दक्षिणी चीन से होकर स्थल मार्ग से यात्रा की। वे अंततः वुहान पहुंचे, जो उस समय चीनी प्रतिरोध का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ टीम अलग हो गई। डॉक्टर कोटनिस ने डॉक्टर अटल और डॉक्टर बसु के साथ यानान जाने का फैसला किया। यानान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यालय था। यह दूरस्थ उत्तर पश्चिमी शानक्सी प्रांत में स्थित था। यह क्षेत्र 8वीं मार्ग सेना का एक प्रमुख अड्डा था। यानान पहुंचना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण अभियान था। डॉक्टरों को कठिन इलाकों से होकर यात्रा करनी पड़ी। उन्हें जापानी हवाई हमलों के निरंतर खतरे का सामना करना पड़ा। उन्होंने कठोर मौसम की स्थिति और कम संसाधनों को सहा। यात्रा में कई महीने लगे। अंत में 1939 की शुरुआत में डॉक्टर कोटनिस और उनके सहयोगी यानान पहुंचे। कम्युनिस्ट नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। माओ त्से-तुंग ने खुद उनसे मुलाकात की। उन्होंने उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इस स्वागत ने डॉक्टर कोटनिस की समर्पित सेवा की शुरुआत की। यानान एक अनोखी जगह थी। यह लोएस पहाड़ियों से उकेरा गया एक क्रांतिकारी अड्डा था। लोग गुफाओं में रहते और काम करते थे। ये जापानी बमबारी से कुछ सुरक्षा प्रदान करते थे। जीवन सादा था, संसाधन बेहद सीमित थे, लेकिन प्रतिरोध की भावना ऊंची थी। डॉक्टर कोटनिस उन लोगों के दृढ़ संकल्प और अनुशासन से प्रभावित हुए जिनसे वे मिले थे। उन्होंने चुनौतीपूर्ण वातावरण के साथ जल्दी तालमेल बिठा लिया। वह अपना चिकित्सा कार्य शुरू करने के लिए उत्सुक थे। डॉक्टरों की बहुत जरूरत थी। आगमन पर भारतीय डॉक्टरों को विभिन्न चिकित्सा इकाइयों को सौंपा गया। डॉक्टर कोटनिस को जल्द ही 8वीं मार्ग सेना के साथ अग्रिम पंक्ति में तैनात कर दिया गया। यहीं पर लड़ाई सबसे तेज थी। यहीं पर चिकित्सा सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने अपनी नई भूमिका को उत्साह के साथ स्वीकार किया। वह स्थिति की गंभीरता को समझते थे। वह आगे आने वाले खतरों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार थे। उनकी यात्रा उन्हें चीन के स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में ले आई थी। भाग 5, चाकू और एकजुटता, युद्ध के मोर्चे पर चिकित्सा सेवा। डॉक्टर कोटनिस को यानान के नॉर्मन बेथ्यून इंटरनेशनल पीस हॉस्पिटल में नियुक्त किया गया था। उन्होंने मोबाइल मेडिकल टीमों के साथ भी काम किया। ये टीमें युद्ध रेखाओं के करीब काम करती थीं। उनका प्राथमिक कार्य घायल सैनिकों का इलाज करना था। कई सैनिक गोलियों या छर्रों से गंभीर रूप से घायल होकर पहुंचे। उन्होंने अनगिनत सर्जरी की, अक्सर आदिम परिस्थितियों में। ऑपरेशन थिएटर कभी कभी अस्थायी आश्रयों या गुफाओं में स्थापित किए जाते थे। एनेस्थीसिया और स्टेराइल सप्लाई कम थी। उन्हें लगातार काम चलाना पड़ता था। काम करने की स्थिति अविश्वसनीय रूप से कठिन थी। डॉक्टर कोटनिस अक्सर बिना आराम किए कई दिनों तक काम करते थे। बड़ी लड़ाइयों के दौरान वे लगातार 72 घंटे तक सर्जरी करते थे। उन्हें दवाओं, सर्जिकल उपकरणों और यहाँ तक कि साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी का सामना करना पड़ा।
इन चुनौतियों के बावजूद वे अपने मरीजों के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने महान कौशल और संसाधनशीलता दिखाई। उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें उन सैनिकों का सम्मान और प्रशंसा दिलाई जिनका उन्होंने इलाज किया। उन्होंने उनका अटूट प्रयास देखा। डॉक्टर कोर्टनिस ने अपने चिकित्सा कौशल को केवल सर्जरी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने उस क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न बीमारियों का भी इलाज किया। इनमें टाइफस और पेचिश जैसी बीमारियां शामिल थीं। ये खराब स्वच्छता और कुपोषण के कारण होते थे। उन्होंने स्वच्छता प्रथाओं में सुधार लाने के लिए काम किया। उन्होंने लोगों को निवारक स्वास्थ्य सेवा के बारे में शिक्षित करने का प्रयास किया। उनका दृष्टिकोण समग्र था। उन्होंने सैनिकों और नागरिकों की समग्र भलाई की परवाह की। वह समझते थे कि स्वास्थ्य युद्ध के प्रयासों और लोगों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रसिद्ध वृत्तांत एक बड़ी लड़ाई के दौरान उनके अथक परिश्रम के बारे में बताता है। उन्होंने 3 दिनों तक बिना रुके ऑपरेशन किया। उन्होंने विशेष रूप से गहन अवधि के दौरान 800 से अधिक ऑपरेशन किए। यह समर्पण असाधारण था। वह अक्सर अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालते थे। उन्होंने दुश्मन की आग के नीचे काम किया। उन्होंने सैनिकों जैसी ही कठिनाइयों का सामना किया। उनकी निस्वार्थता उनके आसपास के सभी लोगों के लिए प्रेरणा थी। उन्हें एक ऐसे डॉक्टर के रूप में जाना जाने लगा जो वास्तव में अपने मरीजों और साथियों के भाग्य को साझा करते थे। भाग 6 पट्टियों से परे एक शिक्षक, कॉमरेड और दोस्त। डॉक्टर कोर्टनिस ने जल्दी ही महसूस किया कि केवल घायलों का इलाज करना ही काफी नहीं है। कम्युनिस्ट नियंत्रित क्षेत्रों में प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी थी। इसका समाधान करने के लिए उन्होंने एक शिक्षक की भूमिका निभाई। उन्होंने स्थानीय चीनी युवाओं को डॉक्टर और नर्स के रूप में प्रशिक्षित करना शुरू किया। उन्होंने चिकित्सा प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किए। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सर्जरी और अन्य चिकित्सा विषयों को पढ़ाया। उन्होंने चिकित्सा ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया। उनके प्रयासों ने स्वास्थ्य कर्मियों की एक नई पीढ़ी तैयार करने में मदद की। यह एक महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने स्थानीय समुदाय के साथ एकीकृत होने का सचेत प्रयास किया। उन्होंने चीनी भाषा सीखना शुरू कर दिया। वे मंदारिन भाषा में धारा प्रवाह हो गए। इससे उन्हें अपने मरीजों और सहकर्मियों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद मिली। इससे उन्हें उनकी संस्कृति और उनके संघर्षों को और गहराई से समझने में भी मदद मिली। उन्होंने चीनी रीति रिवाजों को अपनाया। उन्होंने स्थानीय खाना खाया। उन्होंने अपने आसपास के सैनिकों और किसानों की तरह ही सादा जीवन जिया। अनुकूलन की इस इच्छा ने उन्हें चीनी लोगों के प्रति बहुत प्रिय बना दिया। डॉक्टर कोर्टनिस सिर्फ एक विदेशी डॉक्टर नहीं थे, वे चीनी सैनिकों के सच्चे कॉमरेड बन गए। उन्होंने न्यायपूर्ण कारण के लिए लड़ने के उनके आदर्शों को साझा किया। वह जापानी साम्राज्यवाद के खिलाफ उनके संघर्ष में विश्वास करते थे। उनकी प्रतिबद्धता पेशेवर कर्तव्य से परे थी। यह उनकी गहरी सहानुभूति और उनके राजनीतिक विश्वासों का प्रतिबिंब था। उनका सम्मान न केवल उनके चिकित्सा कौशल के लिए बल्कि उनके चरित्र के लिए भी किया जाता था। उन्हें एक ऐसे दोस्त के रूप में देखा जाता था जो उनके सबसे बुरे समय में उनकी मदद करने के लिए दूर से आया था। कम्युनिस्ट नेतृत्व ने उनके समर्पण को पहचाना। 1941 में उन्हें डॉ नॉर्मन बेथ्यून इंटरनेशनल पीस हॉस्पिटल का निदेशक नियुक्त किया गया। ये बहुत बड़ा सम्मान था। डॉ नॉर्मन बेथ्यून एक कनाडाई डॉक्टर थे जिन्होंने चीन में भी सेवा की थी और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। डॉ कोर्टनिस ने बेथ्यून के नक्शेकदम पर चलते हुए निस्वार्थ अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा की परंपरा को जारी रखा। चिकित्सा सेवाओं के प्रशिक्षण और आयोजन में उनके काम का स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्होंने युद्ध के बीच एक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने में मदद की। भाग 7 एक जीवन समर्पित। डॉक्टर कोर्टनिस के व्यक्तिगत बलिदान। डॉक्टर कोर्टनिस के अथक कार्यक्रम ने उनके स्वास्थ्य पर भारी असर डाला। कठोर रहन सहन, लगातार तनाव और उचित पोषण की कमी ने उन्हें कमजोर कर दिया। वे बार बार बीमार पड़ते थे। इसके बावजूद उन्होंने शायद ही कभी आराम किया हो। उन्होंने हमेशा अपने मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता दी। उनका समर्पण पूर्ण था। उन्होंने खुद को अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे बढ़ाया। यह अटूट प्रतिबद्धता वीरतापूर्ण होते हुए भी अंततः उनकी अकाल मृत्यु का कारण बनी। उन्होंने दूसरों की खातिर अपनी भलाई का बलिदान दिया। युद्ध की उथल पुथल के बीच डॉक्टर कोर्टनिस को प्यार मिला। उनकी मुलाकात गुओ किंगलान से हुई, जो उनके साथ काम करने वाली एक चीनी नर्स थी। आपसी सम्मान और साझा आदर्शों के आधार पर उनके बीच एक गहरा बंधन विकसित हुआ। उन्होंने नवंबर 1941 में शादी कर ली।
उनकी शादी चीन के साथ उनके द्वारा बनाए गए घनिष्ठ संबंध का प्रतीक थी। अगस्त 1942 में उनके बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम यिनहुआ रखा, जिसका अर्थ है भारत चीन। यह नाम उनके दोनों देशों के बीच दोस्ती का प्रतिनिधित्व करता था। यह आशा की किरण थी, हालांकि खुशी अल्पकालिक थी। डॉक्टर कोर्टनिस का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहा। उन्हें गंभीर मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। उनके सहयोगियों ने उनसे आराम करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वे बेहतर इलाज के लिए भारत लौट जाएं, लेकिन डॉक्टर कोर्टनिस ने अपनी पोस्ट छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका कर्तव्य चीन में उन लोगों के साथ है जिनकी सेवा के लिए वे आए थे। उन्होंने जितना हो सके काम करना जारी रखा। उनकी जिम्मेदारी की भावना बहुत अधिक थी। उन्होंने अपने जीवन के ऊपर सेवा को चुना। दुख की बात है कि 9 दिसंबर 1942 को डॉक्टर द्वारकानाथ कोर्टनिस का निधन हो गया। मिर्गी से संबंधित जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वह केवल 32 वर्ष के थे। उनका निधन चीनी लोगों और उनके द्वारा की जा रही सेवा के लिए एक बड़ी क्षति थी। उन्होंने उनके लिए अपनी जान दे दी थी। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने अनगिनत लोगों की जान बचाई थी। उन्होंने कई चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया था। वे अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के स्थायी प्रतीक बन गए थे। उनके व्यक्तिगत बलिदानों ने चीन में एक नायक के रूप में उनका स्थान पक्का कर दिया। भाग 8 के दिहुआ एक अरब दिल एक भारतीय डॉक्टर को क्यों याद करते हैं? चीनी लोग डॉक्टर द्वारकानाथ कोर्टनिस या के दिहुआ, जैसा कि वे उन्हें प्यार से कहते हैं, को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इस श्रद्धा के कई गहरे कारण हैं। सबसे पहले, बहुत बड़े राष्ट्रीय संकट के समय उनका निस्वार्थ समर्पण असाधारण था। उन्होंने अपने घर के सापेक्ष आराम को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने चिकित्सा कौशल की पेशकश करने के लिए युद्धग्रस्त देश में प्रवेश किया। उन्होंने ऐसा निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध मानवीय भावना से किया। परोपकार के इस कार्य ने चीनियों के दिलों को गहराई से छुआ। दूसरे, डॉक्टर कोर्टनिस ने खुद को पूरी तरह से चीनी संघर्ष में डुबो दिया। वे बाहरी व्यक्ति नहीं रहे। उन्होंने भाषा सीखी, स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाया और आम लोगों की तरह रहे। उन्होंने उनकी कठिनाइयों और उनके खतरों को साझा किया। उन्होंने अग्रिम पंक्ति में अथक परिश्रम किया। उन्होंने 8वीं मार्ग सेना के सैनिकों का इलाज किया, जो एक शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे। उनका उनमें से एक बनने की इच्छा ने एक मजबूत बंधन बनाया। उन्हें न केवल एक कुशल डॉक्टर के रूप में, बल्कि एक विश्वसनीय कॉमरेड और दोस्त के रूप में देखा जाता था। माओ त्से-तुंग ने स्वयं डॉक्टर कोर्टनिस को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी मृत्यु के बाद माओ ने लिखा, सेना ने एक मददगार हाथ खो दिया है, राष्ट्र ने एक दोस्त खो दिया है। आइए हमेशा उनकी अंतर्राष्ट्रीयतावादी भावना को ध्यान में रखें। चीन के सर्वोच्च नेता की इस उच्च प्रशंसा ने डॉक्टर कोर्टनिस की स्थायी विरासत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी तुलना अक्सर कनाडाई डॉक्टर डॉ नॉर्मन बेथ्यून से की जाती है। बेथ्यून की भी चीन की सेवा करते हुए मृत्यु हो गई। दोनों को अंतर्राष्ट्रीय नायकों के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने चीनी लोगों के लिए अंतिम बलिदान दिया। डॉक्टर कोर्टनिस की कहानी अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना का प्रतीक है। उन्होंने चीन के साथ भारतीय लोगों की एकजुटता का प्रतिनिधित्व किया। उनके कार्यों ने प्रदर्शित किया कि करुणा और मानवता राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं। आज भी चीन में युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए उनकी कहानी का उपयोग किया जाता है। वे उनके बलिदान और उनकी दोस्ती के बारे में सीखते हैं। उनके नाम पर स्मारक, मूर्तियां और अस्पताल निरंतर याद दिलाते हैं। उन्हें निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। वह उनकी नजर में एक सच्चे नायक हैं। भाग 9, एक स्थायी सेतु, डॉक्टर कोर्टनिस और चीन भारत संबंध। डॉक्टर द्वारकानाथ कोर्टनिस चीन भारत मैत्री के एक शक्तिशाली और स्थायी प्रतीक बने हुए हैं। उनके जीवन और कार्य ने दोनों राष्ट्रों के बीच एक विशेष संबंध बनाया। यह संबंध साम्राज्यवाद विरोध और आपसी समर्थन के साझा आदर्शों पर बनाया गया था। 1930 के दशक के अंत और 1940 के दशक की शुरुआत में भारत और चीन दोनों अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे। चीन में डॉक्टर कोर्टनिस की उपस्थिति भारतीय एकजुटता की एक ठोस अभिव्यक्ति थी। इससे पता चला कि भारत के लोग आक्रमण के खिलाफ चीन के संघर्ष में उसके साथ खड़े हैं। इसकी बहुत सराहना की गई, यहां तक कि जब भारत और चीन के बीच राजनीतिक संबंधों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, तब भी डॉक्टर कोर्टनिस की स्मृति ने एक सकारात्मक कड़ी के रूप में काम किया है। वह दोनों देशों में सम्मानित व्यक्ति हैं। चीन में वह एक जाना पहचाना नाम है। उनकी कहानी
प्रतिरोध और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री की उनकी राष्ट्रीय कथा का हिस्सा है। भारत में हालांकि शायद कम व्यापक रूप से जाने जाते हैं, उन्हें एक मानवतावादी के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्हें दुनिया के प्रति भारत की दयालु पहुंच के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। उनकी विरासत राजनीतिक उतार चढ़ाव से परे है, ये सद्भावना का स्रोत बनी हुई है। आज 125 तक उनकी स्मृति को जीवित रखने के प्रयास जारी है। भारत और चीन दोनों में उनके परिवार के सदस्यों ने इसमें योगदान दिया है। उनके जीवन पर वृत्तचित्र बनाए गए हैं, किताबें लिखी गई हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान कभी कभी उनके नाम का आह्वान करते हैं। वह उस समय की याद दिलाते हैं जब दोनों देशों का एक साझा उद्देश्य था। उनकी कहानी इन दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच गहरी दोस्ती और सहयोग की क्षमता पर प्रकाश डालती है। ये उन मानवीय बंधनों को रेखांकित करता है जो राजनीतिक मतभेदों को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर कोर्टनिस की विरासत इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कितना प्रभाव डाल सकता है। उनकी निस्वार्थ सेवा और बलिदान ने सद्भावना का भंडार बनाया। यह सद्भावना आज भी गूंजती है। वह केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वह सहानुभूति और समझ का सेतु है। उनका जीवन भारत और चीन के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के नए प्रयासों का आह्वान करता है। उन्होंने दिखाया कि साझा मानवता दुनिया में अच्छाई के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है। उनकी आत्मा जीवित है,